अमावस की रात थी। गांव के बाहर बना सुनसान रेलवे स्टेशन खामोशी में डूबा खड़ा था। समय आधी रात के पार जा चुका था। ठंडी हवा खाली प्लेटफॉर्म पर सरसराती हुई गुजर रही थी। दूर तक कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। चारों तरफ ऐसा सन्नाटा था जैसे जगह खुद सांस रोके खड़ी हो। स्टेशन के बाहर सिर्फ एक ऑटो खड़ा था। उसके पास खड़ा था मंगल, एक सीधा सादा ऑटो चालक जो अभी कुछ यात्रियों को छोड़कर लौटा था और अब घर जाने की तैयारी कर रहा था। आज तो बड़ी सुनसान रात है, एक भी सवारी नहीं दिख रही। लगता है 8 बजने वाले हैं। अब ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं। अमावस की रात है, बेकार यहां खड़े रहना सही नहीं होगा। चल मंगल, घर की तरफ निकल लेते हैं। बस रास्ता आराम से कट जाए। ऐसी रातों में मन अपने आप घबरा जाता है। घर तो जा ही रहा हूं, लेकिन अगर एक सवारी और मिल जाए तो आज की कमाई थोड़ी बढ़ जाएगी। आखिरी ट्रेन आने वाली है, शायद उससे कोई उतर जाए। चलो थोड़ा रुक जाता हूं, क्या पता किस्मत साथ दे दे। मंगल घर लौटने ही वाला था, लेकिन उसके मन में एक ख्याल अटक गया। क्यों ना आज एक सवारी और मिल जाए तो कमाई कुछ बेहतर हो जाएगी। उसे याद आया कि आखिरी ट्रेन आने वाली है। अगर उससे कोई यात्री मिल गया तो दिन की थकान भी सफल हो जाएगी। तभी दूर कहीं पटरियों की दिशा से हल्की सी सीटी की आवाज हवा में तैरती हुई उसके कानों तक पहुंची। मंगल ने तुरंत सिर उठाकर अंधेरे में देखा। शायद ट्रेन अब आने ही वाली थी। ये रही ट्रेन की सीटी, लगता है आ ही गई। देखते हैं, शायद कोई यात्री मिल ही जाए। फाइनली यार, हम शिवपुर पहुंच ही गए। कितना सुन रखा था इस जगह के बारे में। हाँ भाई, लेकिन स्टेशन तो काफी सुनसान लग रहा है। उम्मीद है कोई सवारी मिल जाए। मिलेगी यार, थोड़ा आगे चलते हैं। इतनी दूर आए हैं तो अब रुकने का सवाल ही नहीं। उस समय स्टेशन के बाहर सिर्फ एक ही ऑटो खड़ा था। उसी के पास 2 युवक खड़े थे, रोहित और करण। आइए भैया, सवारी चाहिए क्या? कहां तक जाना है? भैया, इधर आसपास कोई ठहरने की जगह मिलेगी क्या? हम पहली बार आए हैं यहाँ। मिल जाएगी भैया, आप बताइए तो सही कहां रुकना है। रात काफी हो चुकी है, देर करना ठीक नहीं। भैया सच बताऊं तो हम यहाँ थोड़ा एडवेंचर के लिए आए हैं। शहर की भागदौड़ से दूर कुछ अलग महसूस करना है। हाँ, शांत गांव देखना है, हरियाली में घूमना है और थोड़ा रोमांच भी चाहिए। जगह तो आपने सही चुनी है। हमारा गांव बहुत शांत है, लेकिन आज अमावस की रात है। ऐसी रातों में यहां लोग ज्यादा बाहर नहीं निकलते। अरे भैया, हम डरने वालों में से नहीं हैं। रोमांच अपनी जगह है भैया, लेकिन सावधानी भी जरूरी होती है। पहले मेरे साथ चलिए, आराम कर लीजिए, सुबह ताजा दिमाग से घूमना। हाँ, पहले रुकने का इंतजाम कर लेते हैं, फिर सुबह देखेंगे। ठीक है भैया, आपकी बात में दम है। बस यही समझदारी है। आइए बैठिए, मैं आपको अपने घर की तरफ ले चलता हूं। दोनों की आंखों में अलग ही उत्साह चमक रहा था, मानो यह देर रात का सफर उनके लिए किसी रोमांच से कम ना हो। लेकिन मंगल का मन उतना बेफिक्र नहीं था। वह चाबी घुमाकर ऑटो स्टार्ट कर चुका था, फिर भी उसके भीतर एक अनजानी बेचैनी उठ रही थी। उसे याद आया कि आज अमावस की रात है और ऐसी रातों को लेकर उसने बचपन से कई अजीब किस्से सुने थे। उसने एक पल आसमान की तरफ देखा। चारों ओर गहरा अंधेरा पसरा था। मन ही मन उसने सोचा, आज ज्यादा देर बाहर रुकना ठीक नहीं। फिर भी सवारियों को बैठाकर उसने ऑटो सड़क पर बढ़ा दिया। इंजन की आवाज सुनसान रास्ते में गूंजने लगी। आगे का रास्ता खाली था। पेड़ों की लंबी परछाइयां सड़क पर अजीब आकार बना रही थीं और मंगल को महसूस हो रहा था कि यह सफर शायद साधारण नहीं है। मंगल भैया, यहाँ आसपास कोई होटल मिल जाएगा क्या? रात भी होने वाली है।
नहीं भैया, इस समय तो यहाँ कोई होटल नहीं मिलेगा। आप चिंता मत कीजिए, मेरे घर चलिए। घर बड़ा तो नहीं है, मगर आज की रात आराम से गुजर जाएगी। सच भैया? फिर तो मजा आ जाएगा, गांव का असली माहौल भी देख लेंगे। हाँ, आज आप लोग मेरे मेहमान हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, आज अमावस की रात है। ऐसी रातों में यहाँ लोग ज्यादा बाहर नहीं निकलते। क्यों भैया, ऐसा क्या खास है आज की रात में? गांव में मान्यता है कि अमावस की रात में बुरी और ताकतवर शक्तियां बाहर निकलती हैं, इसलिए सावधानी जरूरी होती है। रोमांच अपनी जगह है भैया, लेकिन समझदारी भी जरूरी है। अरे भैया, तब तो और भी मजा आएगा। थोड़ा रोमांच तो चाहिए ही। पहले घर चलिए, रात बाहर बिताने लायक नहीं है। ठीक है भैया, जैसा आप सही समझें। धन्यवाद मंगल भैया, आपने बड़ी मदद कर दी। अरे इसमें धन्यवाद की क्या बात है, बस अब जल्दी घर पहुंच जाए। अमावस की रात में अंधेरा जल्दी गहरा जाता है। रात के 8 बजने वाले थे, तभी रोहित और कर्ण मंगल के घर पहुंच चुके थे। घर के बाहर बैठकर तीनों ने साथ में चाय पी और देर तक आपस में बातें करते रहे। माहौल सामान्य था, लेकिन मंगल के चेहरे पर हल्की सी गंभीरता साफ झलक रही थी। कुछ देर बाद उसने दोनों को समझाते हुए रात की गंभीरता का एहसास कराया। उसकी आवाज में चिंता साफ महसूस हो रही थी, जैसे वह किसी अनहोनी की आशंका को पहले से भांप रहा हो। रोहित, करण, मेरी बात ध्यान से सुनो। आज अमावस की रात है। ऐसी रातों में यहाँ का माहौल बदल जाता है। गांव के लोग मानते हैं कि इस समय बुरी ताकतें ज्यादा सक्रिय हो जाती हैं, इसलिए बेवजह बाहर घूमना ठीक नहीं। अरे मंगल भैया, आप भी ना कैसी कैसी बातें करते हैं, हमें यूं ही मत डराइए। भैया, रास्ते में आपने जिस हवेली का जिक्र किया था वही है ना ये? क्या सच में वो इतनी डरावनी है? गांव से थोड़ा दूर एक पुरानी हवेली है जो अब पूरी तरह जर्जर हो चुकी है। लोग कहते हैं कि वहां कुछ अच्छा नहीं है। रात होते ही वहां से अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। उस हवेली के पास शाम को कोई भी गांव वाला नहीं जाता। सच में क्या लोग इतने डरते हैं उस जगह से? एक बार गांव का एक आदमी जिद में आकर उस हवेली के अंदर चला गया था। अगले दिन वो हवेली के पास वाले शमशान के पास बेहोशी की हालत में मिला। तब से लोग और भी डरने लगे हैं। वहां हमेशा ऐसा लगता है जैसे खौफ का साया मंडरा रहा हो। जो आप बता रहे हैं वो सुनकर थोड़ा अजीब जरूर लग रहा है। अगर सच में वहां ऐसा कुछ हुआ था तो बात सोचने वाली है। खैर, बातें करते करते देर हो रही है। आप लोग चाय खत्म कीजिए, मैं अंदर जाकर खाने का इंतजाम करता हूं। यार रोहित, तुम्हें नहीं लगा कि मंगल भैया के घर में और कोई है ही नहीं? कितना शांत है सब कुछ। हाँ, थोड़ा अजीब तो है, लेकिन गांव के घर ऐसे ही होते हैं शायद। और जो उन्होंने हवेली की कहानी बताई, सच कहूं तो सुनकर तो मुझे और भी इंटरेस्ट आ गया। सोचो, अगर सच में कुछ रहस्य हुआ तो। पागल है क्या? उन्होंने जो बताया वो सुनकर मुझे तो थोड़ा डर लगने लगा है। डर किस बात का? हम दोनों साथ हैं ना। वैसे भी इतनी दूर सिर्फ मजे लेने आए हैं, अब पीछे हटना कैसा? लेकिन अगर सच में वहां कुछ गड़बड़ हुई तो? कुछ नहीं होगा, और अगर मंगल भैया मना करेंगे तो हम उन्हें मना लेंगे। आखिर देखने में क्या हर्ज है? बात तो तेरी सही है। इतनी दूर आए हैं तो खाली हाथ थोड़ी लौटेंगे। बस तय रहा, मौका मिलते ही हवेली तक चलेंगे, पता तो चले वहां सच्चाई क्या है। कुछ देर बाद मंगल ने खाना तैयार कर लिया और दोनों को खाने के लिए आवाज दी। रोहित और करण हाथ मुंह धोकर आंगन में आ बैठे। तीनों ने साथ बैठकर सादा भोजन शुरू किया। दिन भर की भागदौड़ के बाद घर का खाना सबको अच्छा लग रहा था। खाते खाते वे हल्की फुल्की बातें करते रहे। तभी रोहित ने निवाला तोड़ते हुए मंगल से एक सवाल पूछ लिया। करण भी उसकी ओर देखने लगा, जैसे वह भी उसी बात का जवाब सुनना चाहता हो। मंगल भैया, खाना सच में बहुत स्वादिष्ट है। आपने इतनी मेहनत की, इसके लिए दिल से शुक्रिया। अरे भैया, इसमें शुक्रिया कैसा, घर का ही तो खाना है। भैया एक बात पूछूं, घर में और कोई नजर नहीं आ रहा? क्या आप यहाँ अकेले रहते हैं? हाँ मंगल भैया,
आपने हमें इस अनजान जगह पर सहारा दिया, ये हम कभी नहीं भूलेंगे। लेकिन सच बताइए, आपके परिवार में और कौन कौन है? अब यहाँ मेरा कोई नहीं है। पहले माता पिता थे, लेकिन वक्त के साथ सब चले गए। पिताजी खेती किया करते थे, उसी से घर चलता था। उनके बाद खेत तो हैं, पर मेरा मन उसमें नहीं लगा, इसलिए ऑटो चलाना शुरू कर दिया। उसी से गुजारा हो जाता है। भैया, ये सुनकर सच में बुरा लगा। इतनी कम उम्र में इतना सब संभालना आसान नहीं। जिंदगी है भैया, धीरे धीरे सब सहना सीख जाता है इंसान। अब तो यही रोजमर्रा बन गई है। आपने जिस हिम्मत से सब संभाला है वो काबिले तारीफ है भैया। बस भगवान की मर्जी समझकर चल रहा हूं, और क्या। वैसे खाना ठीक बना था ना? गांव का साधारण खाना है, कहीं कमी तो नहीं रह गई? अरे भैया, मजा आ गया। सच कहूं तो इतना स्वादिष्ट खाना मैंने पहले कभी नहीं खाया। आज समझ आया कि असली स्वाद तो गांव के खाने में होता है। सही कह रहा है करण, घर जैसा खाना मिल गया, सफर की सारी थकान उतर गई। भैया, कल का क्या इरादा है? कहीं घूमने का कोई खास जगह है यहाँ? मैंने बताया था ना, गांव के बाहर एक पुरानी हवेली है, उसके पास ही शमशान भी है, लेकिन उस तरफ जाना ठीक नहीं समझता मैं। बस भैया, वही तो देखना है हमें। हम तो एडवेंचर के लिए ही आए हैं। नहीं, मैं सच कह रहा हूं, वो जगह सही नहीं है। मैंने खुद वहां कुछ अजीब चीजें महसूस की हैं। लोग यूं ही उससे दूर नहीं रहते। वो जगह ठीक नहीं मानी जाती। अरे भैया, इतना भी क्या डरना? कभी कभी लोग बातें बढ़ा चढ़ाकर भी तो कह देते हैं। तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे? हर जगह देखने लायक नहीं होती। हाँ मंगल भैया, हम बस एक बार देखना चाहते हैं। आप फिक्र मत कीजिए, हम संभल कर रहेंगे। ठीक है, तुम लोग इतनी जिद कर रहे हो तो मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त होगी। कैसी शर्त मंगल भैया? हवेली तक जाना ठीक है, लेकिन उसके बाहर जो शमशान है ना, उसकी तरफ कदम भी मत बढ़ाना। वहां से अगर कोई आवाज आए, कोई रोने की, कोई पुकारने की, या ऐसा लगे कि कोई मदद मांग रहा है, तब भी उधर मत जाना। यहां तक कि अगर कोई जोर से चीखे तो भी पलटकर मत देखना। मैं साफ कह रहा हूं, किसी भी हालत में शमशान की तरफ नहीं जाना। ठीक है मंगल भाई, हम आपकी बात मानेंगे, उधर नहीं जाएंगे। तो पक्का रहा, कल हवेली देखेंगे। और हाँ भैया, आप सच में हमारी बहुत मदद कर रहे हो, इसके लिए दिल से धन्यवाद। अरे धन्यवाद की क्या बात है, तुम लोग मेरे मेहमान हो, लेकिन मेरी बात हल्के में मत लेना। चिंता मत कीजिए, हम संभल कर रहेंगे। अच्छा, अब काफी बातें हो गईं, रात भी काफी हो चुकी है। तुम दोनों के सोने का इंतजाम मैंने बगल वाले कमरे में कर दिया है। चलो अब आराम कर लो, सुबह बात करेंगे। भोजन के बाद मंगल ने दोनों के आराम के लिए एक अलग कमरा खोल दिया। उसने अंदर बिस्तर बिछा दिया और उन्हें आराम करने को कहकर बाहर चला गया। रोहित और करण पेट भरकर उस कमरे में आकर लेट तो गए, लेकिन उनकी आंखों में नींद का नाम नहीं था। कमरे में हल्की सी खामोशी पसरी थी। बाहर कहीं दूर कुत्तों के भौंकने की आवाज बीच बीच में सुनाई दे रही थी। दोनों करवट बदलते रहे और फिर धीरे धीरे आपस में बातें करने लगे। कभी सफर की चर्चा करते तो कभी गांव के माहौल पर हंसते। समय बीतता गया, मगर उनकी बातचीत खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। यार रोहित, सच बताऊं तो आज तो नींद ही नहीं आ रही। कितना मजा आने वाला है कल, सोचकर ही एक्साइटमेंट हो रही है। तू तो पूरा जोश में है, लेकिन थोड़ा डर भी लग रहा है ना? हाँ, थोड़ा सा। पता नहीं क्यों मंगल भैया की बातें याद आ रही हैं, पर फिर भी दिल कह रहा है कि कल कुछ अलग होने वाला है। बस कर यार, तू जितना सोचता है उतना ही दिमाग में घूमता रहेगा। अरे सोचूं भी ना तो क्या करूं? इतनी दूर आए हैं और वो हवेली सच में देखना है मुझे। ठीक है भाई, देख लेंगे, लेकिन अभी सो भी जा। क्या पूरी रात ऐसे ही बातें करता रहेगा? कोशिश करता हूं, पर नींद आए तब ना। आंख बंद कर और चुपचाप लेट जा, कल सुबह जल्दी निकलना है। दोनों बातों ही बातों में कब शांत हुए और कब उन्नींदे होकर गहरी नींद में डूब गए, उन्हें खुद भी पता नहीं चला। रात यूं ही गुजर गई और देखते ही देखते सुबह की हल्की रोशनी खिड़की से भीतर आने लगी। सुबह रोहित, करण और मंगल तीनों घर के बाहर बैठकर चाय की चुस्कियां ले रहे थे।
ठंडी हवा के साथ उनके बीच आगे की योजना पर चर्चा चल रही थी। सफर में साथ क्या क्या सामान रखना है, किन बातों का ध्यान रखना है और बाकी तैयारियां कैसे पूरी करनी है। बातों और तैयारियों में समय इतनी तेजी से बीता कि किसी को एहसास ही नहीं हुआ। देखते देखते शाम के 4 बज गए। इसी दौरान उन्होंने मंगल को यह भी बता दिया कि वे एक रात उस पुरानी खंडहर हवेली में बिताने का इरादा रखते हैं। यह सुनकर मंगल का चेहरा गंभीर हो गया। उसे यह विचार बिल्कुल पसंद नहीं आया। दोनों ने हंसी मजाक और समझाने बुझाने के बाद किसी तरह उसे राजी तो कर लिया, लेकिन मंगल का मन अब भी निश्चिंत नहीं था। वह बार बार उन्हें सावधान रहने की सलाह देता रहा और हर कदम सोच समझकर उठाने की हिदायत देता रहा। कुछ ही देर बाद तीनों ने अपनी तैयारी पूरी की और बाहर आ गए। देखो, जाने से पहले सारा सामान अच्छी तरह तैयारी कर लेना। वहां आसपास कुछ नहीं मिलेगा। रात के लिए खाना मैं बना चुका हूं, टिफिन में रख दिया है। समय पर खा लेना और बेवजह इधर उधर मत भटकना। जो भी करना सोच समझकर करना। मंगल भैया, आप हमारे लिए कितना कर रहे हो। सच में हम आपका एहसान नहीं भूलेंगे। इतने ध्यान से सब तैयार कर दिया, वरना हमें तो कुछ सूझ ही नहीं रहा था। भैया सच में आपने तो पूरा इंतजाम कर दिया। अब तो और भी मजा आएगा। बस आप चिंता मत कीजिए, हम संभल कर रहेंगे। और हाँ, अगर कुछ अजीब लगा तो सबसे पहले आपको ही याद करेंगे। मंगल ने ओंष्ठो आगे बढ़ाकर दरवाजे के पास रोका और रोहित करण उसके भीतर बैठ गए। सीट पर बैठते ही मंगल ने बिना कुछ कहे इंजन स्टार्ट किया। मोटर की आवाज गूंजी और ऑटो धीरे धीरे आंगन से बाहर निकल गया। शुरुआत में रास्ता सामान्य था, लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते माहौल बदलने लगा। घरों की संख्या कम होती गई, दुकानें पीछे छूटती चली गईं और सड़क सुनसान होती गई। हवा अब कुछ ज्यादा ठंडी महसूस हो रही थी। पेड़ों की लंबी छायाएं सड़क पर अजीब ढंग से फैल रही थीं। थोड़ी ही देर में ऑटो उस इलाके में पहुंच गया जहां पुरानी हवेली खड़ी थी। चारों ओर वीरानी पसरी थी और दूर दूर तक कोई हलचल दिखाई नहीं दे रही थी। मंगल ने हवेली से कुछ दूरी पहले ही ऑटो रोक दिया। मंगल भैया, क्या हम हवेली पहुंच गए? अभी नहीं, थोड़ा और आगे जाओ, फिर दाहिने तरफ मुड़ना। वहां तुम्हें शमशान का पुराना सा दरवाजा दिखेगा। बस वहीं से थोड़ा आगे बढ़ोगे तो हवेली नजर आ जाएगी। मतलब अब हम यहीं से आगे पैदल जाएं? हाँ, मैं यहीं तक छोड़ सकता हूं। आगे का रास्ता तुम दोनों को खुद तय करना होगा। याद रखना, जो समझाया है उसे भूलना मत। ठीक है मंगल भाई, हम ध्यान रखेंगे। कल सुबह मैं अपनी ऑटो लेकर इसी जगह आ जाऊंगा। अगर सब ठीक रहा तो यहीं मिलना। ठीक है मंगल भाई, कल यहीं मिलते हैं। चिंता मत कीजिए, हम समय पर वापस आ जाएंगे। ठीक है, संभल कर जाना। वहां खड़े होकर उसने उन्हें सावधानी से रहने की हिदायत दी और फिर वापस अपने घर की ओर लौट गया। रास्ता पूरी तरह सुनसान था। दोनों ओर घना जंगल फैला हुआ था और रात का अंधेरा धीरे धीरे और गहरा होता जा रहा था। हवा में ठंडक घुली हुई थी। पेड़ों के बीच से अजीब सी पक्षियों की आवाजें आ रही थीं, जो वातावरण को और भी रहस्यमय बना रही थीं। धीरे धीरे मंगल का ऑटो दूर जाता हुआ आंखों से ओझल हो गया। अब उस वीराने में केवल रोहित और करण ही रह गए थे। दोनों ने अपने बैग उठाए और आगे बढ़ने लगे। सुनसान पगडंडी पर उनके कदमों की आहट साफ सुनाई दे रही थी। करण, पता नहीं क्यों मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। अरे यार, तू भी ना अभी से घबरा गया। इतनी दूर आए हैं और अब पीछे हटने की सोच रहा है। ये सब बस दिमाग का खेल है। देखना, सुबह हंसेंगे हम इस बात पर। शायद हमें मंगल भैया की बात मान लेनी चाहिए थी। रात में इस तरह रुकना सही फैसला है या नहीं, समझ नहीं आ रहा। अगर हालात ऐसे ही रहें तो हमें वापस लौटने के बारे में सोचना चाहिए। बातों में चलते चलते उन्हें एहसास ही नहीं हुआ कि कब वे उस पुरानी हवेली के बिल्कुल करीब आ पहुंचे। सन्नाटा ही तो मजा है। एडवेंचर ऐसा ही होता है। डर लगे तभी तो असली रोमांच मिलता है। मजाक मत कर, माहौल देख। खाली हवेली, सन्नाटा, कुछ तो अजीब है।
सामने खड़ी वह इमारत अंधेरे में और भी विशाल और रहस्यमय लग रही थी। सबसे अजीब बात यह थी कि हवेली का मुख्य फाटक पहले से खुला हुआ था, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे अध खुला छोड़ रखा हो। क्षण भर के लिए दोनों ठिठके, फिर हिम्मत जुटाकर भीतर कदम रख दिया। अंदर का आंगन सूना पड़ा था। नीचे के कमरे झरझर हालत में थे। दीवारों का पलस्तर झड़ चुका था, खिड़कियां टूटी हुई थीं और हर तरफ धूल जमी थी। वहां रुकना उन्हें ठीक नहीं लगा। तभी उनकी नजर ऊपर की मंजिल पर गई, जहां कई कमरों की कतार दिखाई दे रही थी। टूटी सीढ़ियों से संभलते हुए वे ऊपर चढ़े। ऊपर पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक कमरा बाकी हिस्सों की तुलना में कुछ बेहतर स्थिति में था। वहीं ठहरने का निश्चय किया। दोनों ने मिलकर थोड़ी बहुत सफाई की, धूल हटाई, अपना बिस्तर बिछाया और बैग एक कोने में रख दिए। फिर वहीं बैठकर इधर उधर की बातें करने लगे। माहौल शांत था और समय धीरे धीरे बीतता रहा। उन्हें पता ही नहीं चला कि कब घड़ी की सुइयां रात के 9 बजा चुकी थीं। अरे करण, देख तो, कब के 9 बज गए और हमें पता भी नहीं चला। मुझे तो अब जोर की भूख लग रही है। चल, जो खाना लाए हैं वही निकाल लेते हैं, वरना देर हो जाएगी। सच में यार, टाइम कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। चल ठीक है, पहले खाना खा लेते हैं, फिर आराम से बैठकर आगे की सोचेंगे। हाँ, पेट भरा रहेगा तो दिमाग भी ठीक से काम करेगा, वरना भूख में तो कुछ समझ ही नहीं आता। और हाँ, कल के लिए ताकत भी चाहिए। एडवेंचर खाली पेट नहीं होता। खाना खत्म करने के बाद दोनों ने अपना बैग एक कोने में रख दिया और बिछी चादर पर लेट गए। हवेली में कोई रोशनी नहीं थी। टूटी खिड़कियों और दरारों से आती हल्की चांदनी ही कमरे को धुंधला सा दिखा रही थी। दिन भर की थकान उनके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। पैरों में दर्द था और शरीर बिल्कुल ढीला पड़ चुका था। कुछ देर तक वे छत की तरफ देखते रहे, जहां जाले हवा के साथ हिल रहे थे। फिर धीरे धीरे उनकी आंखें बंद होने लगीं। बाहर गहरा सन्नाटा पसरा था। बीच बीच में हवा पुरानी दीवारों से टकराकर अजीब सी सरसराहट पैदा कर रही थी। अचानक कहीं पास से किसी जानवर की तेज और अनजानी आवाज गूंजी। उसी आवाज ने करण की नींद तोड़ दी और वह घबराकर उठ बैठा। एक बार नींद खुल जाए तो फिर वापस आती ही नहीं। और ये रोहित तो देख, घोड़े बेचकर सो रहा है। लगता है इसे तो तोप भी चल जाए तो नहीं उठेगा। चलो, जब नींद नहीं आ रही तो थोड़ा घूम ही लेता हूं। आखिर देखने ही तो आए हैं इस हवेली को। उफ, यहां बाहर तो और भी अजीब लग रहा है। हवा भी जैसे अलग सी लग रही है। पता नहीं क्यों, लेकिन थोड़ा सा डर सा भी महसूस हो रहा है। अरे रहने दे, डरने से क्या होगा। इतनी दूर आए हैं तो खाली कमरे में बैठे रहने से अच्छा है थोड़ा इधर उधर देख लिया जाए। रोहित तो वैसे भी गहरी नींद में है। चल करण, हिम्मत रख, आखिर एडवेंचर करने ही तो आए हो। कमरे में अब भी वही धुंधली चांदनी थी, लेकिन माहौल पहले से ज्यादा भारी महसूस हो रहा था। करण अपने ही ख्यालों में डूबा धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा था। तभी अचानक उसकी नजर सामने की दीवार पर पड़ी और वह एकदम से ठिठक गया। दीवार पर कुछ ऐसा दिखाई दे रहा था जिसे देखकर उसका गला सूख गया। कुछ पल के लिए उसके कदम जैसे जमीन से चिपक गए। उसने गहरी सांस ली, खुद को संभाला और हिम्मत जुटाकर थोड़ा आगे बढ़ा। चांदनी की हल्की रोशनी दीवार पर पड़ रही थी, मगर वह चीज साफ समझ नहीं आ रही थी। करण ने गर्दन आगे बढ़ाकर ध्यान से देखने की कोशिश की कि आखिर दीवार पर वह अजीब सी आकृति क्या है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और हर कदम के साथ उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अरे बाप रे, ये कैसी तस्वीर टांग रखी है यहाँ? ऐसी जगह पर कोई ये सब लगाता है क्या? पहले ही इस हवेली के बारे में इतना कुछ सुन रखा था, वैसे ही दिल घबराया हुआ था। और अब ये, सच में इसे देखकर तो जान ही निकल रही मेरी। पता नहीं किसकी तस्वीर है, लेकिन लग तो बिल्कुल भी ठीक नहीं रही। यहाँ खड़ा रहना भी अजीब लग रहा है। कहीं मैं बेवजह ज्यादा सोच तो नहीं रहा। करण हवेली के भीतर यूं ही टहलता हुआ एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जा रहा था।
दीवारों पर जमी धूल और टूटी खिड़कियों के बीच उसकी चाल की आहट गूंज रही थी। इसी दौरान उसकी नजर एक संकरे गलियारे जैसे रास्ते पर पड़ी। उत्सुकता में वह उसी तरफ मुड़ गया और धीरे धीरे सीधे आगे बढ़ने लगा। गलियारा पार करते ही सामने का दृश्य देखकर वह ठहर गया। दूर तक फैला वही श्मशान दिखाई दे रहा था जिसकी चर्चा रास्ते में हुई थी। यह दृश्य देखते ही उसे अचानक मंगल की कही बातें याद आ गईं और उसके कदम कुछ पल के लिए थम से गए। अच्छा, तो यही वो जगह है जिसके बारे में मंगल भैया बार बार मना कर रहे थे। सामने यही शमशान होगा शायद। उन्होंने कहा था उधर मत जाना, लेकिन मैं तो बस देख ही रहा हूं। इतनी भी क्या बड़ी बात है। चलो जरा पास से देख कर आता हूं कि आखिर इसमें ऐसा क्या खास है। थोड़ा और आगे बढ़ते ही करण की नजर सामने पड़ी एक सफेद परछाई के ऊपर जो हल्की सी पेड़ की आड़ में खड़ी थी। पहली नजर में उसे लगा जैसे उस पेड़ के पास कोई धुंधली सी परछाई खड़ी हो। वह ठिठक गया और ध्यान से देखने लगा। चांदनी में वह आकृति साफ नहीं दिख रही थी, बस ऐसा महसूस हो रहा था मानो पेड़ के सहारे कोई हल्की सी सफेद छाया मौजूद हो। करण की धड़कन तेज हो गई और उसने आंखें मलकर दोबारा उस दिशा में देखने की। ये क्या है वहां? पेड़ के पास कुछ सफेद सा दिख रहा है। क्या सच में कोई खड़ा है या बस चांदनी का खेल है? ठीक से दिख क्यों नहीं रहा? लगता तो है जैसे कोई परछाई हो। अरे आंखें भी ना। शायद मैं ही ज्यादा गौर कर रहा हूं। फिर भी एक बार और ध्यान से देखता हूं। आखिर है क्या वहां? लगता है किसी ने लोगों को डराने के लिए कोई पुतला वतुला खड़ा कर दिया है। बेकार में सब इसे भूत प्रेत समझ लेते होंगे। चल करण, पास जाकर देख ही लेते हैं। इतनी भी क्या बड़ी बात है। टॉर्च की रोशनी में साफ दिख जाएगा, तब पता चलेगा असली राज क्या है। देखो जरा, अगर ये सच में पुतला निकला ना तो सबकी गलतफहमी दूर हो जाएगी। अरे शायद हवा में हिल रहा है, इसीलिए डरावना लग रहा है। पास जाकर ही समझ आएगा। जैसे ही करण ने हिम्मत जुटाकर 2 कदम और आगे बढ़ाए और उस धुंधली आकृति का चेहरा देखने की कोशिश की, उसी पल उसका खून जैसे जम गया। चांदनी में उभरता वह चेहरा इतना डरावना था कि उसकी सांस अटक गई, आंखें फैली रह गईं, गला सूख गया। अगले ही क्षण उसके पैरों ने जवाब दे दिया और वह वहीं जमीन पर गिर पड़ा। उसी समय एक खौफनाक ठहाका पूरे हवेली में गूंज उठा। वह आवाज दीवारों से टकराकर कई गुना तेज होकर लौट रही थी। ऐसा लग रहा था मानो पूरी इमारत उसी हंसी से कांप उठी हो। उस अचानक गूंजी आवाज से रोहित की नींद टूट गई। वह हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसका दिल तेज धड़क रहा था, मगर उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह आवाज कहां से आई और करण कहां है। कमरे का सन्नाटा अब पहले से ज्यादा भारी लगने लगा था। ये कैसी अजीब आवाज थी? करण? अरे करण कहां गया? अभी तो यहीं लेटा था, अचानक कहां चला गया? क्या बाहर गया है? बिना बताए क्यों जाएगा? कुछ ठीक नहीं लग रहा। पहले उसे ढूंढता हूं, देखता हूं आखिर वो गया कहां है। रोहित घबराकर कमरे से बाहर निकला और इधर उधर बेचैनी से देखने लगा। वह हवेली के हर कोने में करण को पुकारता हुआ भटकने लगा, जैसे उसे यकीन ही ना हो कि वह अचानक यूं गायब हो सकता है। सीढ़ियों के पास, टूटी खिड़कियों के पास, खाली कमरों में, हर जगह उसने तलाश की, मगर करण कहीं दिखाई नहीं दिया। उसका डर अब घबराहट में बदल चुका था। तभी अचानक दूर श्मशान की दिशा से सन्नाटे को चीरती हुई एक तेज चीख गूंजी। वह आवाज इतनी दर्दनाक थी कि रोहित का दिल दहल उठा। उसे समझने में देर नहीं लगी कि वह चीख करण की ही थी। करण, कहां है तू? जवाब दे। मजाक मत कर यार, ऐसे गायब मत हो। करण, मैं आ रहा हूं, तू वहीं रुक। रोहित दूर ही खड़ा होकर बार बार करण का नाम पुकारने लगा। उसकी आवाज उस वीरान हवेली में गूंज रही थी, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आया। सीढ़ियों पर भी नहीं, इन कमरों में भी नहीं। आखिर गया कहां? करण, एक बार आवाज तो दे।
उसने फिर जोर से आवाज लगाई। उम्मीद थी कि करण उठकर कुछ कहेगा, मगर करण बिल्कुल स्थिर पड़ा रहा। न कोई हरकत, न कोई प्रतिक्रिया। अब रोहित की घबराहट बढ़ने लगी। उसके दिल में साफ साफ डर उतर गया था। उसे महसूस होने लगा कि इस जगह पर सब कुछ सामान्य नहीं है, यहां जरूर कुछ गड़बड़ है। करण, ओए उठ जा, ये क्या ड्रामा लगा रखा है? दूर से ही दिख रहा है तू नीचे पड़ा है। मुझे डराने की कोशिश कर रहा है ना? चल अब उठ भी जा, मजाक बंद कर। ये टाइम नहीं है ऐसे खेल खेलने का। करण, सुन रहा है ना? बहुत हो गया, उठ और कुछ बोल। ऐसे पड़े पड़े मुझे बेवकूफ मत बना। अगर सच में गिरा है तो आवाज तो दे। रोहित झुककर करण को उठाने की कोशिश ही कर रहा था कि अचानक उसके पीछे से एक डरावनी हंसी गूंज उठी। वह हंसी इतनी तेज और सिहरन पैदा करने वाली थी कि हवेली की दीवारें तक कांपती हुई महसूस हुई। करण, उठ, क्या हुआ तुझे? अरे ऐसे क्यों पड़ा है? आंखें खोल, मेरी आवाज सुन रहा है ना? जवाब दे। करण, होश में आ, देख मैं यही हूं। उठ यार, कुछ तो बोल। ये कैसी हंसी है? कौन है वहां? सामने आओ। आवाज सुनते ही रोहित धीरे धीरे पलटा। जैसे ही उसकी नजर पीछे पड़ी, उसका चेहरा सख्त पड़ गया। आंखें फैल गईं और होंठ खुलकर वहीं ठहर गए। उसके सामने एक भयावह आकृति खड़ी थी। सफेद लिबास में लिपटी, लंबे बिखरे बाल चेहरे पर झूल रहे थे। उस चेहरे पर ऐसी विकृत मुस्कान थी जिसे देखकर रूह कांप जाए। चांदनी की फीकी रोशनी में वह परछाई और भी खौफनाक लग रही थी। यह दृश्य देखते ही रोहित के शरीर से जैसे सारी ताकत निकल गई। उसके हाथ कांपने लगे, पैर सुन्न हो गए। अगले ही पल उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वह वहीं जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा। अगली सुबह सूरज निकलने के कुछ समय बाद मंगल अपना ऑटो लेकर उसी जगह आकर रुक गया जहां पिछली रात उसने रोहित और करण को उतारा था। सड़क अभी भी आधी सुनसान थी। हल्की धूप पेड़ों के बीच से छनकर जमीन पर पड़ रही थी। मंगल ओयंटो के सहारे खड़ा होकर बार बार उस दिशा में देखने लगा जिधर से दोनों को वापस आना था। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। रात की बात उसे चैन से सोने नहीं दे पाई थी। वह कभी घड़ी देखता, कभी हवेली की तरफ नजर दौड़ाता। समय बीत रहा था, लेकिन रोहित और करण का कहीं कोई पता नहीं था। इंतजार अब बेचैनी में बदलने लगा था। यही वक्त तय हुआ था। अभी तक क्यों नहीं पहुंचे दोनों? इतनी देर तो लगनी नहीं चाहिए थी। आखिर रुक कहां गए? कहीं रास्ता भटक तो नहीं गए? मुझे तो अब चिंता होने लगी है। कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई? बस भगवान करे सब ठीक ठाक हो। क्यों नहीं दिख रहे अभी तक? काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी जब रोहित और करण वापस नहीं आए तो मंगल को समझ आ गया कि मामला ठीक नहीं है। अब उसे पूरा यकीन हो चुका था कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर हुई है। वह बार बार उस सुनसान रास्ते की तरफ देखता रहा, लेकिन दूर तक कोई हलचल दिखाई नहीं दे रही थी। उसने तुरंत गांव के कुछ लोगों को बुलाया और बिना देर किए सबके साथ उन्हें ढूंढने निकल पड़ा। सबके चेहरों पर गंभीरता थी और कदम तेज हो चुके थे। थोड़ी तलाश के बाद वे दोनों मिल गए और उन्हें संभालते हुए घर वापस ले आया गया। दोनों की हालत देखकर साफ लग रहा था कि रात उनके लिए आसान नहीं रही थी। कुछ समय बाद करण को होश आ गया, लेकिन रोहित अभी भी बेहोशी की हालत में पड़ा था। उसे बार बार आवाज दी जा रही थी, मगर वह आंखें नहीं खोल रहा था। मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था कि उस तरफ जाना ठीक नहीं है। हर जगह सिर्फ देखने या रोमांच के लिए नहीं होती। जहां के बारे में ठीक से पता ना हो, वहां कदम संभाल कर रखना चाहिए। जिद में लिया गया फैसला कभी कभी भारी पड़ जाता है। मंगल भैया, आप सही कह रहे थे। मुझसे गलती हो गई। आपकी बात हल्के में ले ली। आगे से बिना सोचे समझे ऐसा कदम नहीं उठाऊंगा। मुझे माफ कर दीजिए। पिछली रात का मंजर देखकर उनके मन में डर गहराई तक बैठ गया था।